हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। तो दोस्तों, हम लोग पर्यावरण यूपी लेखपाल के दृष्टिकोण से देख रहे थे और पर्यावरण जो कि 10 नंबर का टॉपिक है, उसमें हम लोग 6-7 वीडियो देख चुके हैं। ये हम लोग आज फाइनल वीडियो रहेगा, इसमें हम लोग पर्यावरण को आज ख़त्म कर देंगे। एक वीडियो कल आपका आपदा प्रबंधन पे आएगा, जो एक वीडियो में आपदा प्रबंधन आपका हो जाएगा। जिन भाइयों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कि पहले वीडियो देख लें, इसके बाद इसको देखें। आपका सीक्वेंस में 6-7 वीडियो मान लीजिए 2.5-3 घंटे का आपका टोटल होगा, और आपका पर्यावरण पूरा कवर है। और वो भी शार्ट नहीं पढ़ाया गया आपको, काफ़ी अच्छा पढ़ाया गया है कि इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं जाएगा। आपका 8 नंबर इसी से आना है, 2 नंबर आपका आपदा प्रबंधन से आएगा, तो 2 नंबर हम लोग वहाँ से देख लेंगे। बाकी 8 नंबर आपका यहीं से आना है। तो जो भाई नहीं देखे हैं वो जाके पहले का वीडियो देख लें, इसके बाद इसको देखें तो और अच्छा समझ में आएगा। और मान के चलिए 30-30, 25-25, 20-20 मिनट का वीडियो है, तो 6-7 वीडियो पीछे पड़ा हुआ है, तो मान के चलिए बहुत 2-2.5 घंटे वीडियो होगा। और ये फाइनल वीडियो मान के चलिए 40 से 45 मिनट का वीडियो ये रहेगा। आज हम लोग एकदम पूरा पर्यावरण को ख़त्म कर देंगे, और कल एक वीडियो में आपदा प्रबंधन देख लेंगे हम लोग, जिससे कि 10 नंबर के लिए हम लोगों का सॉलिड जो प्लान है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ आगे है नहीं, और सब पीछे हम लोग देख चुके हैं। थोड़ा बहुत जो देखना है वहाँ पे हम लोग टिक करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जैवमंडल, ठीक क्या है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? यह संरक्षण का सबसे बड़ा रूप है। यह यूनेस्को ने MAB प्रोग्राम के तहत आता है। इसका उद्देश्य न केवल प्रकृति को बचाना है, बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों और मनुष्यों की संस्कृति को भी बचाना है। ठीक है, अब पूछेगा आदिवासियों और मनुष्यों की संस्कृति को कौन बचाता है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व है, जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, फोकस उद्देश्य देखते हैं क्या इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य सतत विकास है, मतलब सभी का विकास हो, यानी प्रकृति का संरक्षण, रिसर्च, स्थानीय लोगों की आर्थिक विकास। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सबसे महत्वपूर्ण, यह 3 भागों जोन में बांटा गया है। कौन कौन से जोन है देख लेते हैं। पहला हम लोगों का है कोर जोन, दूसरा है बफर जोन, तीसरा हम लोगों का है संक्रमण क्षेत्र। ठीक, ये हम लोगों का कोर जोन है, ये बफर क्षेत्र है, ये संक्रमण क्षेत्र है। तो पहले देखते हैं कोर जोन क्या है। सबसे अंदर का हिस्सा, यहाँ नियम नेशनल पार्क जैसे होते हैं, कोई इंसान नहीं जा सकता है। और जो सबसे अंदर का हिस्सा है तो ये सबसे मजबूत रहेगा भाई, जितना अंदर जाएंगे उतनी मजबूती होगी, तो यहाँ इंसान का जाना वर्जित है। उसके बाद बफर जोन आता है, कोर के चारों ओर का हिस्सा, जहाँ वैज्ञानिक रिसर्च, शिक्षा और सीमित पर्यटन के लिए अनुमति होती है। ठीक, तीसरा क्या है, सबसे बाहरी हिस्सा, यहाँ गांव, बस्तियाँ, खेती और अन्य आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। यहाँ मनुष्य और जंगल साथ साथ रहते हैं। आगे देखते हैं इंक्लूजन क्या है। एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई नेशनल पार्क्स और वेलफेयर सेंचुरी हो सकते हैं। पचमढ़ी विश्व बायोस्फीयर रिजर्व जो है में एक नेशनल पार्क और 2 अभयारण्य शामिल हैं, एग्जाम्पल दिया है। आगे देखते हैं विषयवार तुलना क्या है, उद्देश्य क्या है। ये वेलफेयर सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, जैव विविधता चीज। उद्देश्य क्या है, विशेष प्रजातियों का संरक्षण है। यहाँ क्या उद्देश्य है, पूरे इकोसिस्टम और इतिहास का संरक्षण है। जैव विविधता, संस्कृत और सतत विकास का ये अंदर वाला पार्ट है, जो भी हम कोर पार्ट बताएं, ये कोर पार्ट है, ये उसके ऊपर का पार्ट है, ये उसके ऊपर पार्ट है। सुरक्षा स्तर मध्यम होता है, सबसे अधिक सुरक्षा होता है, और विभाजित जोन होता है। ये मानवीय हस्तक्षेप, अनुमति है, यहाँ प्रतिबंधित है अनुमति। यहाँ बाहरी खेतों में तो मानव और जंगल साथ साथ रहते हैं। निजी संपत्ति हो सकती है, यहाँ बिल्कुल नहीं हो सकती है। यह सरकारी जमीन रहती है, केंद्र सरकार के अंदर आता है, और बाहरी जोन में हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। सीमाएं क्या क्या है, प्रशासन द्वारा तय, यहाँ कानून द्वारा तय, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा तय होता है। वैज्ञानिक रिसर्च क्या है, मुख्य उद्देश्य नहीं है, यहाँ अनुमति नहीं है, यह इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। नेशनल पार्क अब हम लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है और कब उसकी स्थापना हुई थी। पहले देखते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। ठीक, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। भोपाल की त्रयोदशी हुई थी 1984 में, उसके बाद आया था। प्रोजेक्ट टाइगर लागू कब हुआ? 1973 में। भारत में अभी तक 107 राष्ट्रीय उद्यान है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधा सीधा पूछेगा भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो आप कहेंगे भारत में अभी तक 7 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान है भारत में? तो भारत में अभी तक 107 राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी 107 राष्ट्रीय उद्यान है। अब पूछेगा कौन कौन से हैं, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का सिमलीपाल है, यही क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उड़ीसा का सिमलीपाल है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब ये उत्तराखंड, पहले यूपी में था, अब उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, भारत सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था। यह 1936 में बनाया गया था। इसका तब नाम हैली नेशनल पार्क था। नया नाम इसका रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, क्योंकि यहाँ से रामगंगा नदी बहती है। अब अरुणाचल प्रदेश देख लेते हैं, फिर अलग अलग राज्य में देखेंगे। अब ये देखते चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है। नामदफा नेशनल पार्क है और माइलिंग नेशनल पार्क है। ठीक है, असम में क्या क्या है, डिब्रू सेखावा नेशनल पार्क है। देखिए जो इंपॉर्टेंट उसको मैं टिक करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक नहीं किया जाएगा। काजीरंगा बहुत पूछा गया है, पूछता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। डिब्रू सेखावा कहाँ है, असम में। मानस पूछता है कहाँ है, असम में। ये पूछता है काजीरंगा नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो असम में जितने भी नेशनल पार्क हैं वो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, मानस नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद ओरंग नेशनल पार्क असम में है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, असम में है। रायमोना नेशनल पार्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी असम में है। आंध्र प्रदेश का देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में केवल आप लोग देख लेंगे श्री राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। पीपी कोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में केवल राजीव गांधी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना में देख लेते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस ऊपर में देख लेते हैं। कासू ब्राह्मण रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। महावीर हन्ना वसंतरी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। यमारजी बाड़ी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। छत्तीसगढ़ का हम लोग देख लेते हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है, ये इंपॉर्टेंट है इंद्रावती। कांगेर घाटी भी इंपॉर्टेंट है और गुरु घासीदास भी इंपॉर्टेंट, तीनों पूछता है। छत्तीसगढ़ के तीनों इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती और हटा लीजिए आप, इंद्रावती तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कांगेर और गुरु घासीदास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंद्रावती नेशनल पार्क जो आपका छत्तीसगढ़ में है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है और गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछेगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है। हिमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, लद्दाख में स्थित है। ठीक, कहाँ स्थित है, लद्दाख में। दर्जीग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। दुधवा बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी का है। यूपी का और भी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि यूपी का पेपर है तो यूपी का और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में हम लोग देख चुके हैं, और आप लोग PDF देखते रहिएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैली हाफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। काला हिरण ब्लैक नेशनल पार्क गुजरात में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। गिर फॉरेस्ट ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है। और मारिन नेशनल पार्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गुजरात में है। जो बंसादा नेशनल पार्क गुजरात में है। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में। राजा जी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में है। बलेना फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। बंसदा नेशनल पार्क गुजरात में है। बनेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक वाला। और बनेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कुद्रेमुख, ये कुद्रेमुख इंपॉर्टेंट है, पूछता है, कर्नाटक में है। नागर होल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। यासी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश वाला बांधवगढ़। माधव से बांधव याद कर लीजिएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। कान्हा भी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग ये कृष्ण भगवान के नाम से आप लोग याद कर सकते हैं कि जितने भी कृष्ण भगवान के नाम हैं सब आपके ही पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। कान्हा हो गया, माधव हो गया। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। पेंच, ये मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। ठीक, सॉरी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। तो अगर महाराष्ट्र ऑप्शन हो तो महाराष्ट्र हो जाएगा, मध्य प्रदेश ऑप्शन हो तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, तो सतपुड़ा वही सब वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाएगा। वन विहार डायनासोर मध्य प्रदेश का है। केरल में देख लेते हैं, अनाईमुड़ी जो चोटी है केरल की चोटी है, तो अनाईमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान केरल का है। ऐसे आप लोग को रिलेट करेंगे तब याद होगा। पेरियार जल संधि आप लोग जानते हैं केरल में है, तो पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है। मणिपुर में उतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, देख लेते हैं। मुरेन नेशनल पार्क मणिपुर में, मिजोरम में है। मेघालय देख लेते हैं, बालापक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। नोकरेका नेशनल पार्क मेघालय में है। मिजोरम में देख लीजिए, एरविकुलम नेशनल पार्क केरल में है, केरला। ये गलती से हो गई, यहाँ मिजोरम रहेगा, सॉरी, टाइपिंग एरर है। ये सब मिजोरम में है। ठीक है, मथनी 16 मिजोरम में है। महाराष्ट्र देख लेते हैं, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। गुगमाल महाराष्ट्र में है। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। ताड़ोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। पेंच, देखिए पेंच आ गया ना महाराष्ट्र में। पेंच महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है।
तो अगर पेंच आया महाराष्ट्र ऑप्शन है तो महाराष्ट्र करिएगा, और मध्य प्रदेश ऑप्शन है तो मध्य प्रदेश करिएगा। मिजोरम वाला तो हम लोग देख लीजिए, उड़ीसा का देख लीजिए। सिमलीपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल बहुत पूछता है, सिक्किम में है, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ पे है? सिक्किम में है। ये हेडिंग ही गलत दिया है, सब इधर उधर दे के पूछ लिया है। सिमलीपाल कहाँ है? सिक्किम में है। मणिपुर में कौन सा है? केवल नामजाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मात्र तैरता हुआ पार्क है जो मणिपुर में है, केवल नामजाओ, ठीक है। लोकटक झील में है, देखिए लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना मणिपुर का। राजस्थान का देख लेते हैं। राजस्थान में रणथंभौर इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, और केवलादेव इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में है। बाकी आप लोग तो देख ही लीजिएगा। और सिक्किम का देख लेते हैं, सब उल्टा पलटा करके रख दिया है। राजस्थान का सिक्किम में, सिक्किम का राजस्थान में दे दिया है, ठीक, वही राजस्थान वाला सिक्किम में दे दिया है। त्रिपुरा देखते हैं, बाईसन राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा में है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट उसी को हम देखते हैं। मधुमलाई बहुत इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में है। और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क तमिलनाडु में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल का देख लेते हैं, बक्सा इंपॉर्टेंट है। सिंगलीला उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सुंदरबन बहुत पूछता है, सुंदरबन का जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। यहाँ जो है, यहाँ बब्बर शेर पाए जाते हैं, टाइगर जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, ये सुंदरबन डेल्टा में ही पाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन बनता है कि हमारा राष्ट्रीय पशु कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा में, सुंदरबन पार्क में पाया जाता है। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी मरीन अंडमान निकोबार में है। रानी झांसी अंडमान निकोबार में है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन अंडमान निकोबार में है, ठीक। जितना इंपॉर्टेंट टिक कर लिया, और जो है आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए साउथ बटन सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन है? हेमिस। साउथ बटन कहाँ है? अंडमान निकोबार में है, सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा है हेमिस। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। अब टाइगर रिजर्व हम लोग देखते हैं। यूपी में 4 टाइगर रिजर्व है। पहले आप यूपी का याद करिए कि यूपी में 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? दुधवा, ठीक, अमनगढ़, झांसी की रानी और पीलीभीत, यही चार टाइगर रिजर्व यूपी में। ये आपको यूपी वाला कंफर्म याद हो जाए कि यूपी वाला पूछा जाएगा आपसे। यूपी में कितने टाइगर रिजर्व है? 4। कौन कौन सा है? दुधवा है, पीलीभीत है, फिर अमनगढ़ है, और फिर झांसी की रानी है, झांसी में। आगे देखते हैं टाइगर रिजर्व क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आया था, ठीक है। एक बार संरक्षण कार्यक्रम में बाघ दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता है कि बाघ दिवस हम लोग कब मनाते हैं। जिसको पता होगा कमेंट करके बताएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, मंथ नहीं बताऊंगा, तारीख बता देता हूँ। 29 तारीख को मनाते हैं। अब आप लोग मंथ कमेंट करके बताइएगा किस मंथ में मनाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कौन से महीने में मनाते हैं? 29 तारीख को, चलो मैंने डेट आपको बता दिया, आप लोग मंथ कमेंट करके बताइएगा कि किस मंथ में मनाया जाता है, ठीक। इस परियोजना के पहले निदेशक कैलाश सांघाल थे। सांघाल हो गई। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कार्बेट नेशनल पार्क, जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड वाला, उससे हुई थी। भारत का राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी। सभी प्रोजेक्ट, इसलिए यहाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, इसी के तहत 1973 में ये आया, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया, ये यहाँ लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। सभी प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA 2005, NTCA कब आया था? 2005 नामक एक समिति द्वारा संचालित और प्रबंधित किए जाते हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत में, ये इंपॉर्टेंट है, 58 बाघ अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान, भारत का 58, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जगह भारत का 58 मतलब 58वां कौन सा है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक। 58वां मध्य प्रदेश का रायसेन जिले में स्थित है। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक। 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास, ये 56वां हम लोगों का है, ठीक है। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो 55वां हम लोगों का टाइगर रिजर्व है। और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो हम लोगों का है, ये हम लोगों का 57 नंबर का है। रातापानी कौन से नंबर का है? 57 नंबर का है। आगे देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है नागार्जुन टाइगर रिजर्व हम लोगों का सबसे बड़ा, आंध्र प्रदेश का। भारत का सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व हम लोगों का है, महाराष्ट्र का वर्धा जिले में स्थित बोर टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 9 टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 9, और यूपी में कितने हैं? 4। मैंने आपको यूपी वाला बता दिया 4, और 4 आप लोग कमेंट करके एक बार एक लाइन में लिख दीजिएगा जो मैंने आपको बताया है, चारों कौन कौन से। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ।
यूपी का बता रहा हूँ क्योंकि यूपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के। पहला हम लोगों का है दुधवा, दूसरा हम लोगों का पीलीभीत, तीसरा हम लोगों का है अमनगढ़, चौथा हम लोगों का है झांसी की रानी, झांसी में। अमनगढ़ वाला बिजनौर में है, पीलीभीत वाला पीलीभीत में, दुधवा आप लोगों को पता है लखीमपुर खीरी में है, और झांसी वाला झांसी में है। अब 9 टाइगर जो है टाइगर रिजर्व देखते हैं। नागार्जुन आंध्र प्रदेश में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, कमलांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, पक्के अरुणाचल प्रदेश में, मानस असम में, काजीरंगा असम में, नामेरी असम में, और रंगा असम में भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। अगर टाइगर रिजर्व क्या है और कहाँ है। वाल्मीकि बिहार में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार पूछता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। बिहार में है, जो इंपॉर्टेंट हम लोग उसी को केवल पढ़ेंगे। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, उदन सीता नदी छत्तीसगढ़ में, ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा कितना हम लोग देखेंगे, वही जो इंपॉर्टेंट उसको ठीक करके हम लोग देखते चले जाते हैं, ठीक है। पलामू पूछता है आप लोगों का, झारखंड का पलामू। बांदीपुर पूछता है आप लोगों का, कर्नाटक का। फिर आपसे पेरियार पूछता है केरल का। कान्हा पूछता है मध्य प्रदेश वाला। पेंच पूछता है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है पेंच। बांधवगढ़ पूछता है आपका मध्य प्रदेश का। पन्ना भी पूछता है मध्य प्रदेश का। उसके बाद आपका इधर सिमलीपाल पूछता है आपको उड़ीसा वाला। अन्नामलाई पूछता है केरल तमिलनाडु वाला। रणथंभौर पूछता है राजस्थान का। अब देखिए, अभी जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अन्ना कहाँ का नाम है, दक्षिण भारत का तो तमिलनाडु हो गया। सिमलीपाल उड़ीसा का, साथ साथ मिल जाएगा, उड़ीसा याद कर लीजिएगा। अब इसे मान रणथंभौर आपको नहीं याद आ रहा। रण राजा महाराजा कहाँ हो थे, राजस्थान में हो गया। राम आ गया, राजस्थान हो गया। ऐसे याद करना चाहिए, ट्रिक से याद करेंगे, ज़्यादा चीज़ें रटेंगे तो नहीं याद होगा आप लोगों को, ठीक। आगे देख लेते हैं, कहाँ तक देखे थे हम लोग। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि यूपी का पेपर है तो यूपी का तो पूछा जाएगा आपको। अभी हमने बताया है दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़। कौन कौन सा है, दुधवा है, पीलीभीत है, रानीपुर है और अमनगढ़ आप लोगों का है। दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़, यही 4 टाइगर रिजर्व आप लोगों के हैं। दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और अमनगढ़। रानीपुर ये है, झांसी में है, ठीक। आगे देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। इधर कोई नहीं है। अन्नामलाई तो हम लोग देख चुके हैं। अब जितने नाम दक्षिण भारत में पाए जाएंगे, जितने नाम वैसे इंपॉर्टेंट रणथंभौर राजस्थान के हैं। उत्तर प्रदेश का राजा जी और कारबेटी तो पता है आप लोगों का कि उत्तराखंड का है। पश्चिम बंगाल का सुंदरबन और बुक्सा भी आपको बताया है। अब देखते हैं जयमंडल संरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर जो है वो संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। ये रिजर्व संरक्षित क्षेत्र प्राकृतिक आवासों के बड़े क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इनमें वनस्पतियाँ और जीवों के साथ साथ इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी संरक्षण मिलता है। भारत में 18 जयमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 13 को इम्पॉर्टेंट है, यूनेस्को ने मान्यता दी है। अब देखिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर में उत्तर प्रदेश के 3 स्थान शामिल हैं। कौन कौन से आपको पता होगा, तीनों आगरा में है। अब तीनों में आगरा में है तो एक मैं आपको बता देता हूँ, आगरा का ताजमहल। 2 आप लोग कमेंट करके बताएंगे, गूगल करेंगे, कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि यूपी के जो 3 यूनेस्को में शामिल हैं स्थान वो कहाँ है। मैंने आपको बता दिया आगरा वाला। इस सन भी बता देता हूँ कि 1983 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर में। अब आगे 2 आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और दोनों आगरा में है, वो भी बता रहा हूँ आपको, ठीक। एक बता दे रहा हूँ फतेहपुर सीकरी, एक आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा है। क्षेत्र यूनेस्को में मैन इन बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत आते हैं 1971 में। यूनेस्को का मानव और जैव मंडल कार्यक्रम 1971 में शुरू किया गया था। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। इसका मकसद लोगों और पर्यावरण के बीच संबंध का बेहतर बनाना है, ठीक। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है, ये इंपॉर्टेंट है। असम में स्थित डिब्रू सैखोवा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक डेट है, आप लोग देख लीजिएगा। इसको ज़्यादा क्या इसमें ऑनलाइन इसमें बताना क्या है, तो आपको वीडियो में आप लोग वीडियो को यहाँ पे से पॉज करेंगे और पॉज करके तो आप लोग इसका डेट देख लेंगे। उतना इंपॉर्टेंट है नहीं कितना डेट आप लोग याद भी करेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से देख लेंगे तो ऑप्शन आएगा तो आप लोग टिक करके निकल जाएंगे। आगे देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है। भारत में कुल 573 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जिनके क्षेत्रफल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो।
बर्किमी जो देश के कुल भूभाग का 3.76% है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। भारत सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात का कच्छ का रण है, अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य है। ठीक। भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र का मेरेसर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य वाला राज्य महाराष्ट्र 50, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र हम लोगों का 50। भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, 97 है, देखिए 97 अंडमान निकोबार में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ क्या है जो इंपॉर्टेंट देखते हैं। पलामू, ये इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य कहाँ है, झारखंड में। ठीक। और इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। छत्तीसगढ़ वाला देख लेते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी ये इंपॉर्टेंट है। अशनाकमार इंपॉर्टेंट है। गुजरात का देख लेते हैं, कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में कैमूर आपको बताया हूँ वन्य अभ्यारण्य। और विक्रमशील उतना इंपॉर्टेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, विक्रमशील गंगे डाल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ बिहार में बनाया गया है। एकलौता वन्यजीव अभ्यारण्य डाल्फिन के लिए बना गया है। ठीक। महाराष्ट्र में हम लोग देख लेते हैं, कलसूबाई बहुत पूछता महाराष्ट्र वाला, कलसूबाई पूछता। और बाकी आप लोग देख लेंगे, तानसा अभ्यारण्य मेलघाट वहीं पे है, भीमशेखर वहीं पे है, सागरेश्वर वहीं पे है। उत्तर प्रदेश में सब इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूपी का पेपर तो यूपी में सब इंपॉर्टेंट है। चंद्रप्रभा चंदौली में, कतन्या घाट बहराइच में, लाख बहोसी लखीमपुर, हाँ सॉरी लाख बहोसी पश्चिम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है लाख बहोसी लखीमपुर खीरी में ही, लाख नहीं कन्नौज, सॉरी लाख बहोसी आप लोगों का जो है ये कन्नौज में स्थित है। कहाँ स्थित है, कन्नौज में। चंद्रप्रभा चंदौली में, कतरनिया घाट बहराइच में, लाख बहोसी कन्नौज में है, नवाबगंज उन्नाव में है, और हस्तिनापुर आपका ये मेरठ से लेकर 3-4 राज्यों में, आप जो ऊपर के राज्य सहारनपुर इस समय फैला हुआ है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आपको याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश, हालांकि उत्तर प्रदेश का पेपर तो यूपी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश का ही होता है। अब उत्तराखंड में देख लेते हैं, तो ये भी कटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ, उत्तराखंड में मंदिर तो केदारनाथ वहीं पे होगा। ऐसे ट्रिक के मतलब साहब तुंगभद्रा जैसे है, कर्नाटक का है। सोमेश्वर महादेव मंदिर कर्नाटक में, ऐसे आप लोग याद करेंगे। तुंगभद्रा यदि वहीं पे है तो तुंगभद्रा वहीं का हो गया। तो आप लोग को रिलेट करके याद करिए कहाँ कौन सा है। अब वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। अब आंध्र प्रदेश में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिए, पाखाल है, कावला है, कोरिंग है, नीलापट्टू है। तेलंगाना में देख लीजिए, पोचारम है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इधर। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश जो उत्तर और पश्चिम भारत का है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें माउंट आबू आपका वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, रामगढ़ बिजधारी आपका हो गया। बहुत पूछता है रामगढ़ बिजधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अबोहर हो गया, हरेक हो गया पंजाब का, चंडीगढ़ का सुखना झील हो गया। मध्य दक्षिण भारत का देख लेते हैं, उड़ीसा में सतकोसिया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ऊसलकोठी उड़ीसा का नहीं इंपॉर्टेंट है। वेदांथंगल पश्चिम अभ्यारण्य तमिलनाडु का, मधुमलाई तमिलनाडु का, सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है तमिलनाडु में। पक्षी अभ्यारण्य समूह ये सब। हरियाणा देखते हैं, सुल्तानपुर है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है सुल्तानपुर, क्योंकि अब आपसे आ जाएगा सुल्तानपुर, आप कहेंगे यूपी में सुल्तानपुर एक जिला है, तो यूपी में है, लेकिन ये हरियाणा में है। सुल्तानपुर आपका कहाँ है, हरियाणा में, तो इसको याद कीजिएगा, हरियाणा में है। पूर्वोत्तर भारत देख लेते हैं, इसमें पखरी नहीं इंपॉर्टेंट, केन नहीं पूछता, दिबांग नहीं पूछता, महुआ नहीं पूछता, ईगल नहीं पूछता है। मेघालय का भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोंगखाई इलमेल। मिजोरम का डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड वाइड सेंचुरी देख लेते हैं, कौन कौन से, त्रिपुरा, सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य, गोवा में सलीमली पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, नेत्रवली वन्यजीव अभ्यारण्य, पश्चिम बंगाल में हैलिडी द्वीप हो गया, महानंदा हो गया, चिपरमारी हो गया, लोथिल हो गया, चितामढ़ी हो गया, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम टिक कर देंगे। ठीक। दीपोरबील हो गया, दिहिंग हो गया, चक्रशिला हो गया, लक्षद्वीप के पिट्टी पक्षी नहीं इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट है, पंचमढ़ी, कूनो। ठीक। और राष्ट्रीय चंबल, ये तीनों इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, कूनो नेशनल पार्क हो गया, ये सब मध्य प्रदेश के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। केरल का पेरियार हो गया, और बस पेरियार को ले लीजिए, पेपारी नहीं पेरियार है ये पेरियार आप लोग सही कर लीजिएगा, पेरियार है। हिमाचल प्रदेश का हम लोग देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में आपका धौलाधार इंपॉर्टेंट है, बस धौलाधार, धारगढ़ घाटी नहीं है, किब्बर नहीं है, सैंज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य यहीं पे है, ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बियाना समझौता देखिए, कौन सा समझौता किस पर हुआ था, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसी पर ज़्यादा ध्यान लगाइए, उससे आपका टॉपिक और अच्छा होगा। जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान लगाने से आपका जो पीछे का है वो आप लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक। बियाना समझौता कब है, 1985 में हुआ था। यह ओजोन परत के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है। हालांकि इसमें CFC
क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को कम करने के लिए कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य नहीं है। मैंने आपको बताया था कि CFC जो गैस है ये किससे निकलता है, फ्रिज और AC से। ये हमारा जो है, ये जो दोनों गैसें हैं ये ओजोन के परत को, O3 ओजोन के परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं। ठीक, इसमें मार्टिनियर प्रोटोकॉल की नींव रखी गई। और मार्टिनियर प्रोटोकॉल क्या है, ये 1987 में आया और लागू 1989 में हुआ। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे CFC के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए बनाया गया एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। ठीक, किंगाली संशोधन क्या 2016 में हुआ। इसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC, ठीक, को कम करने के लिए एक संशोधन भी किया गया। बेसल समझौता क्या है, कितना डेट याद करें, 1989 में या 1992 में लागू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य खतरनाक कचरे के FFO से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। यह विशेष रूप से कम विकसित देशों में खतरनाक कचरे का हस्तांतरण, डंपिंग को रोकता है। ठीक, इसमें रेणुधर्मी कचरा शामिल है। आगे देखते हैं, मानवीय गतिविधियों से समृद्ध पर्यावरण की रक्षा करने वाला यह पहले अंतर्राष्ट्रीय समझौता में से एक है। इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण के सभी स्रोतों को प्रभावी नियंत्रण को बढ़ावा देना और समुद्र के कचरे का निस्तारण करना है। आगे देखते हैं, यह पहला क्षेत्रीय समुद्री समझौता था जिसने प्रदूषण के सभी स्रोत भूमि, समुद्र और वायु को संबोधित किया। यह विशेष रूप से बाल्टिक सागर को प्रदूषण से बचाने पर केंद्रित है। कौन सा, बाल्टिक सागर को। अब कार्टजेना प्रोटोकॉल हम लोग देख चुके हैं, पहले 2000 में आया था, 2003 में लागू हुआ था। ये जैव विविधता के लिए है। इसको फिर हम लोग ऊपर देख ले, दोबारा देखने की कोई आवश्यकता है नहीं। नागवा प्रोटोकॉल भी हम लोग देख चुके हैं। रामसर कन्वेंशन भी हम लोग देख चुके हैं, 1971 में आया। और रामसर कन्वेंशन जो आर्द्र भूमि के लिए आया था, दलदली भूमि के संरक्षण और उसमें विवेकपूर्ण उपयोग के लिए कार्य करता है। यह एकमात्र वैश्विक संधि है जो किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र के से संबंधित है। ठीक है, स्टॉकहोम समझौता हम लोग देख चुके हैं ऊपर, फिर देखने को आवश्यकता नहीं है। 2001, 2004 जो नहीं देखे वो पहले की वीडियो में जाकर देख लेंगे। यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को उन नुकसान से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है जो लोग लंबे समय तक पर्यावरण से बने रहते हैं। इन्हें POPs कहा जाता है, जैसे कि DDT और PCB। ठीक, रोड डायमंड कन्वेंशन हम लोग देख चुके हैं, लेकिन देख लीजिए 1989 में, 2004 में लागू हुआ। यह खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। यह विशेष रूप से खतरनाक पदार्थों के आयात से पहले पूर्व सूचित सहमति पर केंद्रित है। अब मिनमता कन्वेंशन हम लोग देख चुके हैं, 2013 में, 2017 में लागू हुआ। बार बार देखने की कोई आवश्यकता है नहीं। साइट्स हम लोग देख चुके हैं पहले की वीडियो में, जो नहीं देखे वो जाकर पहले की वीडियो देख लेंगे, वहाँ उनका क्लियर हो जाएगा। क्वाटा प्रोटोकॉल हम लोग देख चुके हैं। पेरिस समझौता हम लोग देख चुके हैं। UNCCD हम लोग देख चुके हैं। एक बार UNCCD को और देख लेते हैं। यह पर्यावरण और विकास का स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानून रूप से बाध्यकारी समझौता है। यह मरुस्थलीकरण के मुकाबले करना और सूखे प्रभावों को कम करने पर केंद्रित है। ठीक, वान कन्वेंशन हम लोग देख चुके हैं, 1979 में आया, 1983 में लागू हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक संधि है जो वैश्विक स्तर पर वन्यजीव और उनके आवासों, विशेष रूप से प्रवासी प्रजातियों जैसे प्रवासी पक्षी, जलीय जीव के संरक्षण से संबंधित है। ठीक, अब जलमंडल देख लेते हैं। पृथ्वी का सतह का 29%। अब ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अब रिवीजन हो रहा है इस चीज़ों का, तो आपके लिए भी अच्छा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और जो भाइयों ने वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पीछे जाके वीडियो देख ले, 4-5 वीडियो ज़्यादा है नहीं। आपके 8 नंबर का सवाल है, 8 नंबर आपका यहीं से आएगा, 2 नंबर आपका आपदा प्रबंधन से आएगा। कल की वीडियो में हम लोग पूरा आपदा प्रबंधन खत्म कर देंगे, लगभग 10-15 पेज के आसपास से, अच्छे से खत्म करेंगे। 2-3 नंबर आपका वहाँ से आ जाएगा और 7-8 नंबर के आसपास आपका यहाँ से आएगा। पूरी वीडियो आप लोग ईमानदारी से देख लीजिए, इस PPT के बाहर कुछ कहीं नहीं जाएगा। पूछना हो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तो मैं इसके अंदर में एक प्रैक्टिस सेट बताऊंगा आपको, वहाँ से आप लोग जाकर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट ये PPT था। जो भाई पूरा पढ़े हैं उनके लिए वो एक बार जाकर उस टेस्ट को देंगे, लगभग 99% सवाल आप लोग सही करके आएंगे। ठीक, पृथ्वी की सतह पर 29% स्थल तथा 3.4% भाग पर 71% पर जल है, लेकिन सब जल पीने लायक नहीं है। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि केवल 1% जल जो है वो पीने लायक है। अब आगे देखते हैं, इसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जल वायुमंडल, सतह जल, नदियाँ, महासागर, झील, भौम जल के रूप में उपस्थित है। और
भौमजल। और आपका ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम सुना है ना आपने? ग्लेशियर के रूप में भी तो जल है ग्लेशियर। पृथ्वी का लगभग 72% भाग हिस्सा जल से ढका हुआ है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बार बार रिपीट हो रहा हुई चीज। खारा जल, पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का लगभग 97% भाग खारा मतलब समुद्री जल है, जो महासागर पाया, प्रशांत महासागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, कर्नाटक महासागर, पश्चिम बंगाल की खाड़ी हो गया, इस सब का जल 97% जल यही है। इसको हम लोग डायरेक्ट पी नहीं सकते हैं। ठीक। मीठा जल क्या होता है? लगभग केवल 3% है। अब मीठा जल जो 3% है, ये भी हम लोग पूरा 3% नहीं पीते, केवल इसका 1% पीने के लिए उपलब्ध है, क्योंकि जो 2% जल है मीठा जल का, वो ग्लेशियर के फॉर्म में है। जो ग्लेशियर, ये ग्लेशियर हम लोगों को दिख रहा है, जो सियाचिन ग्लेशियर हो गया, ये सब इसे 2% फॉर्म में तो जमे हैं, उपयोग उपलब्ध है। मीठे जल का विवरण, इस जल के 3% मीठे जल का भी बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 68% ग्लेशियरों और बर्फ की चोटियों के रूप में जमा हुआ है। लगभग 30% मीठा जल भूमिगत जल के रूप में है। जो 1% भी से भी कम मीठा जल नदियों और झीलों और तालाबों में है, जिसका हम आसानी से उपयोग कर पाते हैं। केवल 1% जल, इसलिए कहते हैं सेव वाटर। अब भूमिगत जल क्या है, ग्राउंड जल क्या है? यह वह जल है जो वर्षा और नदियों के माध्यम से रिसकर जमीन के नीचे चट्टानों की मिट्टी के परतों के नीचे जमा हो जाता है। इसी प्रक्रिया को अंतःस्तन कहते हैं। जलभृत या जलधार जमीन के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों, रेत या बजरी की वह परत है जिसमें पानी जमा होती है, जलभृत कहलाती है। क्या कहलाती है? जलभृत कहलाती है। जलभृत में जमा पानी को ही भूमिगत जल कहा जाता है। जल संरक्षण क्या है, कन्वेंशन क्या हुआ था? जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है, लेकिन यह एक सीमित संसाधन है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण जल की मांग लगातार बढ़ रही है। भाई, जीने के लिए जल की आवश्यकता होगी ना, इसलिए सेव वाटर करते हैं। जिसकी जल संकट एक वैश्विक चुनौती बन गया है, इसलिए जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। पारंपरिक तरीके क्या है? बावड़ी या बावली या बावली। ठीक, बावड़ी, बावली या बावली सेम हो गया है। ये सीढ़ीदार कुएं होते हैं जो राजस्थान और गुजरात जैसे शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण का एक पारंपरिक तरीका है। जोहड़ क्या है? हरियाणा और राजस्थान में वर्षा जल संचय के लिए बनाया गया एक छोटा तालाब है, इसी को जोहड़ कहते हैं। तालाब क्या है? गांव में पानी इकट्ठा करने के लिए सबसे समान तरीका है, तालाब बनाया जाता है। अब आधुनिक तरीके क्या क्या है देख लीजिए। वर्षा जल संचय करिए आप लोग। वर्षा जल संचय क्या है? छतों पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के माध्यम से टैंक या जमीन के नीचे इकट्ठा करना। तमिलनाडु की छत पर वर्षा का जल संचय करने वाला प्रथम राज्य है, भी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु जो है वो वर्षा जल का संचय करने वाला इकलौता राज्य है। ड्रिप सिंचाई क्या होता है? सिंचाई का यह विधि पौधों के जड़ों में बूंद बूंद करके पानी पहुंचाता है, जिससे पानी की बर्बादी नहीं होती है। चेक डैम क्या है? छोटी नदियां या नालों, अब हम लोग ड्रिप सिंचाई देख चुके हैं, अब चेक डैम देखते हैं। छोटी नदियां नालों पर छोटे बांध बनाकर पानी को बहाने से रोकना होता है। भाई, डैम बने तो पानी बहने से रुकेगा ना, फालतू पानी वेस्ट नहीं करते। तरुण भारत संघ क्या है? यह एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो जल संरक्षण के लिए काम करता है। इसके प्रमुख राजेंद्र सिंह है, जिन्हें भारत का जल पुरुष कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछे किसको जल पुरुष कहते हैं तो राजेंद्र सिंह को। और ये तरुण भारत संघ जो है ये गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, इसको एनजीओ बोलते हैं, जो जल संरक्षण के लिए काम करता है, इंपॉर्टेंट है ये। भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? राजेंद्र सिंह को। विजन क्या है? क्लाउड सीडिंग क्या है? मौसम संशोधन तकनीक है जिसमें बादलों को सिल्वर आयोडाइड शुष्क बर्फ जैसी पदार्थों छिड़क कर कृत्रिम रूप से वर्षा को हिमपात कराया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराया जाता है जिसमें सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव होता है। इसका उद्देश्य वायुमंडल में छोटे छोटे कण फैलाकर उन्हें संघनन या बर्फ के केंद्रक के रूप में उपयोग करना है, ताकि वे जलवाष्प को इकट्ठा कर सकें और वर्षा या हिमपात को बढ़ा सकें। यह विधि जल आपूर्ति बढ़ाने, ओलों के निर्माण को रोकने और कोहरे को हटाने के लिए उपयोग की जाती है। रसायनों का छिड़काव क्या है? इस प्रक्रिया में वायुयान का उपयोग करके विशेष रसायन को बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। उपयोग क्या है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ, आपको हमने बताया इनका कृत्रिम वर्षा कराते हैं सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करके आकाश में। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या? CO2 का जल संघुलन क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलती है तो यह कार्बनिक एसिड H3CO3 बनाती है, H2CO3 बनाती है। यह प्रक्रिया पानी को अधिक अम्लीय बनाती है, यानी उसका pH मान 7 से कम हो जाता है। 7 से कम अम्लीय और 7 से प्लस तो क्षारीय। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका फार्मूला कभी पूछ लेता है NaHCO3, कभी कभी का बार बार पूछता है NaHCO, बेकिंग सोडा का, खाने का सोडा का। तो बेकिंग सोडा एक क्षारीय एल्काइन पदार्थ है। जब इसे पानी में घोला जाता है तो यह पानी के pH मान को बढ़ाता है, जिससे वह कम अम्लीय और क्षारीय हो जाता है।
महासागरीय लवणता देखते हैं। महासागरीय लवणता क्या है, परिभाषा देख लीजिए। महासागरों के जल में घुले हुए लवणों के अनुपात महासागरीय लवणता कहते हैं। माप, लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण की मात्रा के आधार पर मापा जाता है। उदाहरण के लिए यदि 100 ग्राम समुद्री जल में 35 ग्राम लवण है तो उसकी लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 होगी, मतलब 35% होगा। औसत लवणता जो महासागर की है 35 ग्राम प्रति 1000 के 35% के आसपास है। मध्य रेखा के पास यहाँ वर्षा अधिक होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है, इसलिए लवणता कम होती है। तो मध्य रेखा के पास लवणता कम होती है। और 20 से 40 अक्षांशों पर जो डिग्री सेल्सियस पर है, तो यहाँ क्या होता है, इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक और वर्षा का कम होती है, जिससे यहाँ लवणता अधिक पाई जाती है। उच्च अक्षांश क्या है, यहाँ पर तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है और हिमपात न के बराबर होता है। हिमपात के रूप में होता है, जिसका लवणता माध्यम या कम रहती है। समुद्री जल का प्रमुख लवणता क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो उसको छोड़िए। सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। समलवण रेखा क्या है, समलवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को समलवण रेखा कहते हैं। लोडी जल का शुद्ध जल करने की विधियाँ क्या है, तो आसवन विधि है और प्रतिलोम विधि है। खाली नाम आप लोग याद करेंगे, ज़्यादा उसको आपको याद नहीं करना है। आसवन विधि हो गया, प्रतिलोम प्रसारण विधि हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रो डायलिसिस विधि हो गया। 3 विधि हैं, ठीक। कौन कौन सी विधि हैं, आसवन विधि हो गया, प्रतिलोम विधि हो गया, इलेक्ट्रो डायलिसिस विधि हो गया। अब देखते हैं कठोर जल क्या होता है। कठोर जल वह पानी होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के खनिजों को लवण जैसे बाइकार्बोनेट क्लोराइड के सल्फेट से घुले होते हैं। पहचान क्या है, यह साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है। जब आप कठोर जल से साबुन का उपयोग करते हैं तो यह एक सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। कठोरता के प्रकार, अस्थायी कठोरता जो होती है यह मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। इसे पानी में उबाल कर हटाया जा सकता है। अस्थायी कठोरता हो गया। अस्थायी कठोरता क्या हो गया, यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण होती है। इसे उबालने से दूर नहीं किया जा सकता। जब अस्थायी है तो दूर नहीं होगा, अस्थायी है तो दूर हो सकता है। अब देखते हैं कठोर जल या मृदु जल से बनने के उपाय। पानी को उबालना हो गया, धावन सोडा हो गया, आयनीकरण हो गया, ठीक। जो इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंदर नहीं पूछते। मृदु जल क्या होता है, मृदु जल ये इंपॉर्टेंट है, वह पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर होती है। यह साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है और बर्तन के कपड़ों को सफ़ेद दाग में नहीं छोड़ता है। स्थल मंडल हम लोग पहले देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। स्थल मंडल क्या है, पृथ्वी का बाहरी ठोस भाग जो वायुमंडल से संपर्क में रहता है उसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। महत्व क्या है, हमें मृदा, खनिज, मैदान, पर्वत और पठार में प्रदान करता है। विशेषता क्या है, यह पृथ्वी की सबसे ठंडी परत है और जीवित जीवों का निवास स्थान है। निवास स्थल मंडल क्या है, भू प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मेंटल के ठोस भाग से मिलकर बनता है। दुर्बल मंडल क्या है, ये हम लोग स्थल मंडल देख लें, हम लोग दुर्बल मंडल देखते हैं। दुर्बल मंडल किसे कहते हैं, यह मेंटल का वह भाग है जो स्थल मंडल के ठीक नीचे की स्थिति है, मतलब जो ठीक नीचे की स्थिति है, ठीक। यह आर्द्र द्रव या प्लास्टिक अवस्था में होती है। महत्व, टेक्टोनिक प्लेटों की गति के मुख्य कारण यही दुर्बल मंडल से लावा इसी मंडल में भंडारित होता है या संवहनीय तरंग इसमें चलती है। पृथ्वी की परतें क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोत से प्राप्त होती है, जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला भूकंपीय तरंग। भूप्रॉपर्टी क्या होता है, पृथ्वी का सबसे बाहरी और सबसे पतली परत को भूप्रॉपर्टी कहते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 1% भूप्रॉपर्टी है। कितना है, 1%। अवस्था ठोस होती है, 2 भागों में विभाजित होती है। कौन कौन से हैं, संरचना, इसमें सियाल और सीमा। सियाल सीमा होता है जो भूप्रॉपर्टी होती है, उसमें सियाल और सीमा पाया जाता है, ठीक। मोटाई लगभग 30 किलोमीटर होती है और जो इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर होती है सीमा की। पृथ्वी की पपड़ी के पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन 27% पाया जाता है, सिलिकॉन 28% पाया जाता है, एल्युमिनियम 8% पाया जाता है, लोहा 5% पाया जाता है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग मेंटल क्या है। मेंटल गहराई लगभग 2900 किमी तक फैली हुई है। आयतन क्या है, पृथ्वी की कुल आयतन का 84% यह हिस्सा सबसे बड़ा आयतन वाली परत है। विशेषता, संवहनी तरंगें यहीं से चलती हैं या लावा का भंडार यहाँ पर होता है। ऊपरी मंडल को ठोस अवस्था में होती है, निचली मंडल में द्रव अवस्था में होती है। संरचना क्या है, इसमें सीमा और सिलिका अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कोर क्या है, कोर किसे कहते हैं, गहराई इसकी 377 किलोमीटर है। आयतन पृथ्वी का लगभग 14 से 15% है। ऊपरी क्रोट द्रव अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में है। आंतरिक क्रोट घनत्व इसका जो है सर्वाधिक, इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। पूछेगा किसका घनत्व सर्वाधिक होता है, तो क्रोट का घनत्व सर्वाधिक होता है। तापमान
सबसे अधिक तापमान यही होता है। संरचना जो है NiFn निकेल और फेरस और लोहे की रिक्ता पाई जाती है। पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। बस आपको आपका 10 मिनट का क्लास और बचा है, यहाँ से आपका एक क्लास बचना ही बचना है। पर्यावरण आंदोलन क्या, चिपको आंदोलन आप लोगों ने पढ़ लिया। सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन चिपको आंदोलन था, जिसे सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था। और देखते हैं 1973 में स्टार्ट हुआ। कहाँ? उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव से। नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। अभी इंपॉर्टेंट है सुंदरलाल जी और चंदी प्रसाद भट्ट भी पढ़ लीजिएगा साथ में। आंदोलन की शुरुआत गौरा देवी द्वारा की गई थी। उद्देश्य वृक्षों की कटाई को रोकना। लोग पड़ोसों पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करते थे। जब लोगों ने पेड़ों से, जैसे पेड़ को काटने आए तो लोग पकड़ के पेड़ों को चिपक गए। भाई ये पेड़ कैसे काटोगे? अब इसी का आंदोलन का नाम ही चिपको आंदोलन पड़ गया। ठीक। बीज बचाओ आंदोलन जो है 1970 के दशक में आया, जहाँ उत्तराखंड के टेहरी से, देखिए दोनों आंदोलन उत्तराखंड से स्टार्ट हुए हैं। नेता जो थे विजय, अब बीज है तो विजय राजधारी पढ़ लीजिए। उद्देश्य अधिक उपज देने वाले हाइब्रिड बीजों का उपयोग को कम करना और पारंपरिक बीजों का उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना था। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी स्टार्ट हुआ कब? 1950। ये इंपॉर्टेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था। चिपको आंदोलन, ठीक। चिपको आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? आप लोग ये डेट याद कीजिएगा, 1973 में, बीज बचाओ 1970 में और नर्मदा 1985 में। उद्देश्य नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध के निर्माण का विरोध करना। एक बांध बन रहा था नर्मदा नदी में, सरदार सरोवर बांध, इसका विरोध, क्योंकि अगर आप बांध बनाते तो सीमित जल इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे और उसका यूज बिजली बनाने में करते हैं, और जो दूसरे साइड में वहाँ जल उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता है। ठीक। नेता जो थे मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अनुरुति राय और अनिल पटेल जी थे। अब देखिए खेजड़ी बिश्नोई आंदोलन जो है, खेजड़ी बिश्नोई आंदोलन क्या है? 1930 में स्टार्ट हुआ, 1730 में जोधापुर राजस्थान से स्टार्ट हुआ। जोधापुर के राजा अभय सिंह द्वारा महल के निर्माण के लिए खेजड़ी वृक्षों की काटने का आदेश, विरोध करना। खेजड़ी वृक्षों से ये महल बना रहे थे तो इसका सब लोग विरोध कर रहे थे। विशेष अमृता देवी बिश्नोई ने इसका नेतृत्व किया था। 363 लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वो बड़ी देख ली इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी आंदोलन में 363 लोगों ने अपने पेड़ वृक्षों को बचाने का प्राणों का बलिदान दे दिया था। बिश्नोई समुदाय के खेजड़ी वृक्ष और काले हिरण के संरक्षण के लिए जाना जाता है। जो बिश्नोई समुदाय है वहाँ खेजड़ी जो वृक्ष है और काले हिरण जो है, ठीक, ये बहुत ज़्यादा उनको पूजा जाता है। तो इनके बचाव के लिए बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने जान दे दिया था खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। और काले हिरण के लिए आपको पता है लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान का क्या चक्कर चल रहा है, तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े, तो ये तो आप लोगों से नहीं छोड़ सकता। मराठी आंदोलन क्या है? 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ, उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट हुआ। नेता कल्याण सिंह रावत थे। उद्देश्य यह एक अनूठा आंदोलन है जहां शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन मिलकर एक पौधा लगाते हैं जो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। काफ़ी अच्छा काम है। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ। कहाँ? झारखंड के सिंहभूम जिले से आदिवासी समुदाय द्वारा स्टार्ट किया गया। उद्देश्य सरकार द्वारा प्राकृतिक साल के जंगलों को व्यावसायिक उपयोग के लिए सागौन के पेड़ों में बदलने के लिए निर्णय का विरोध करना था। ठीक, क्या था? विरोध था इनका। अब शांत घाटी आंदोलन क्या है? यहाँ केरल में उद्देश्य कुंती पूजा नदी पर जल विद्युत परियोजना के निर्माण का विरोध करना था। ठीक। अब पर्यावरण संबंधित संगठन देख लेते हैं। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संगठन जो है 1948 में गठन हुआ इसका, 5 अक्टूबर 1900। मुख्यालय ग्रीनलैंड स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य पर्यावरण, प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। ठीक। इसका नया नाम WCU है। एक मिनट दोस्तों, बैटरी डाउन हो गया, चार्ज लगाना पड़ेगा। 1 मिनट वेट करिएगा। दोस्तों हम कहाँ थे? हम लोग IUCN हम लोग पढ़ रहे थे।
जो हम लोगों का आईसीएन का स्थापना जो है 1948 में हुआ था। मुख्यालय गैरलैंड स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण, प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। नया नाम इसका जो है वो WCU वर्ल्ड कन्वर्सन यूनियन है। मुख्य कार्य क्या है? रेड डाटा बुक जारी करना 1963 से। उद्देश्य लुप्त प्राय पौधों और जानवरों का रिकॉर्ड रखना है। यूनेपी क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का कार्यक्रम है। स्थापना 1972 में हुआ। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। कार्य वैश्विक पर्यावरण के लिए एजेंडा तैयार करना है। रिपोर्ट क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा तैयार की जाती है। पुरस्कार इससे मिलता है। ग्लोबल 500 अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के लिए यूएनईपी द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक। WWF क्या है? विश्व वन्यजीव कोष क्या है? नया नाम इसका है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। स्थापना 1961 में हुआ। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। प्राकृतिक चिन्ह जो इसका है लुप्तप्राय जियान पांडा है। प्राकृतिक चिन्ह है ये लुप्तप्राय जियान पांडा है, बेचारा ये गायब हो गया है। उद्देश्य पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए स्थापित कोष है। फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है? 1971 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय नीदरलैंड में है। कार्य पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों का एक नेटवर्क है। यह एक स्वतंत्र वैश्विक अभियान संगठन एनजीओ है, ना कि कोई सरकारी। यह भी स्वतंत्र, ये प्राइवेट है, एनजीओ है, सरकारी नहीं है। ठीक। GCF क्या है? हरित जलवायु कोष क्या होता है? 2010 में इसका गठन हुआ था। ऑब्जेक्ट क्या है? विकासशील देशों के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की समिति करना या कम करने का और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने में मदद करना। यह विकसित देशों में धन एकत्रित या विकासशील देशों को पर्यावरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है। WMO क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इंपॉर्टेंट है आपका WMO। स्थापना 23 मार्च 1950 को हुआ था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य WMO मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर मौसम, और देखिए मैक्सिमम जो ऊपर मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, ये आप चीज ध्यान रखिएगा। मुख्यालय पूछेगा, आप लोगों को नहीं याद रहेगा, स्विट्जरलैंड टिक कर दीजिएगा। WMO का मुख्य कार्य वैश्विक स्तर पर मौसम और जलवायु संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान और समन्वय करना है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस को मनाया जाता है 23 मार्च को। दिवस मनाया जाता है। ठीक। अब इन्वायरमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है? ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है? 1988 इसकी स्थापना थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना होता है। ठीक। आगे देखते हैं हम लोग का CPCB क्या है? ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। स्थापना 1974 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उद्देश्य जल, वायु और जलभूमि प्रदूषण को नियंत्रित करना है। मुख्य कार्य प्रदूषण स्तर की निगरानी करना, उद्योगों को मानक निर्धारण देना। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGTA क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना डेट 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था। ठीक। अधिनियम इसकी स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुई थी। विशेषता क्या है? भारत के दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश है जिसने पर्यावरण के लिए एक विशेष न्यायालय बनाया है। ऑस्ट्रेलिया पहले पे, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा भारत है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय पीठ NGT के 4 अन्य क्षेत्रीय पीठ भी हैं। भोपाल हो गया, कोलकाता हो गया, पुणे हो गया और चेन्नई हो गया। अब प्रमुख पर्यावरणीय आपदा। अब हम जो आपदा प्रबंधन विशेष को देखेंगे, जो आपदाएं हैं, क्योंकि जो पर्यावरणीय आपदाएं हैं, पर्यावरणीय आपदा देख लेते हैं एक पार्ट में। ये कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आपदाएं हैं जो मानव इतिहास में बड़े पैमाने पर हुई। पहला, भोपाल गैस त्रैमासिक, मैंने आपको बताया कि जो 1984 में भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में गैस लीक हुआ था चेंबर से, यूरेनियम कार्बाइड की कीटनाशक फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था। इसमें बहुत लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा तो 1000 लोग होता था, लेकिन आपको पता सरकारी आंकड़ा हमेशा कम दिखाया जाता, बहुत लोग मारे गए थे। फिर लंदन स्मोक क्या है? 4 से 9 दिसंबर 1952 में हुआ है। कहाँ? लंदन, इंग्लैंड में। क्या हुआ? ठंडी और स्थिर हवा में स्थिर में धुएं और कोहरे का मिश्रण से एक घना स्मॉग बना। इसे क्लासिक स्मॉग भी कहते हैं। ठीक। वायु प्रदूषण के कारण 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और घटना वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। ठीक। चॉर्नोबिल एक्सीडेंट क्या है? 1986 में हुआ, या सोवियत संघ में वर्तमान यूक्रेन के चॉर्नोबिल में हुआ। क्या हुआ? जो चॉर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक भयानक विस्फोट हुआ जिससे रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव हुआ। प्रभाव ये तब USSR में था, USSR में।
इसमें रूस भी सब शामिल था। उसके बाद यूक्रेन रूस से अलग हुआ है। ये दुर्घटना के कारण कई लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई और आसपास के क्षेत्रों में रेडियोधर्मी प्रदूषण फैल गया, जिससे कैंसर और अन्य अस्थायी समस्याएं हुई कि इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु आपदाओं में से एक है। तो ये इंपॉर्टेंट है चेरनोबिल। मुझे कहाँ हुआ था? यूक्रेन में हुआ था। अब यहाँ आप लोगों का पर्यावरण खत्म होता है। आप लोगों का पर्यावरण खत्म होता है। मुस्कुराइए आप लोग कि आप लोगों का पर्यावरण यहाँ से खत्म होता है। अब केवल आपदा प्रबंधन का बचा है, जैसे एक क्लास बहुत मुश्किल से 30 मिनट की क्लास होगी और आपदा प्रबंधन आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्लास आपको पर्यावरण में पढ़ाए गए हैं, मैं फिर दोहराता हूँ कि अगर पर्यावरण से 10 नंबर पूरा बनेगा तो 10 नंबर यहीं से बनेगा और 1 नंबर भी बाहर नहीं जाएगा। और आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो रोजगार वित्त अंकित नहीं, एक टा वाले सर हैं अंकित करके, टा के सर, उन्होंने अभी इकोलॉजी की क्लास कराई है प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे। जिन भाइयों ने इस पीपीटी को पूरा पढ़ लिया मेरे माध्यम से, वो जाके उनका वो क्लास कर लें। आप अगर पूरा अच्छे से ईमानदारी से पढ़ें तो 99% सवाल इसी से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बनाया ही गया है ऐसे, इस तरीके से बनाया गया है, पीपीटी तैयार की गई। आप लोगों की मेहनत लगती है। तो आप लोग जो भाई पूरा नहीं पढ़े हैं, पहले पूरा पढ़ लें अच्छे से, 1-2 बार पढ़ लें। अभी भी समय है लगभग 15 दिन के आसपास। 10 नंबर कम नहीं होता है। 10 नंबर, 1 नंबर पॉइंट में 5 नंबर से सिलेक्शन आगे पीछे हो जाता है, पॉइंट में 0 नंबर से सिलेक्शन आगे पीछे हो जाता है। 10 नंबर काफ़ी मायने रखता है। अगर आपके मेरे 2.5 घंटे 3 घंटे की मेहनत से अगर आपको 10 नंबर में 8-9 नंबर 7 नंबर मिल जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इस 6वां या 7वां वीडियो, इसके पहले 5-6 वीडियो पढ़ चुका है और वो भी ज़्यादा लंबा नहीं, कोई 30 मिनट, कोई 35 मिनट, कोई 40 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट का ऐसा वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं। तो आप लोग उसको देखिएगा, इसके बाद इसको देखिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर मैंने आपके लिए मेहनत किया है तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा भी मेहनत कीजिए। बस आप लोग अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने कुछ दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि चैनल ग्रो कर जाए। और अगर आप लोगों को इस वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट आए, आप लोगों ने पीडीएफ की डिमांड की, तो मैं और मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए, जो कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इतना धीरे मैंने सोचा नहीं कि इतना धीरे इंक्रीज होंगे। मुझे लगा था अच्छा खासा इंक्रीज होएगा, नहीं हुआ। लेकिन अगर आप लोगों ने मेहनत की और इंक्रीज करवाया मेरे सब्सक्राइबर, तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत कल परसों में टेलीग्राम चैनल अपना लिंक कर दूंगा, वहाँ से आप पीपीटी लेके आप लोग पूरा पढ़ाई अपने माध्यम से कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखते हैं आप लोग कितना इसको शेयर करते हैं, कितना शेयर नहीं करते हैं। अब आपका एक वीडियो बचता है आपदा प्रबंधन पर, वो आपकी लगभग 30 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपदा प्रबंधन आपका कवर कर दिया जाएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो पे रिएक्शन अच्छा आया तो मैं आप लोगों को साइंस एंड टेक की भी क्लास 3 से 4 दिन में 4 क्लास में खत्म कर दूंगा। वो 4 घंटे क्लास रहेगी, 4 घंटे में मैं आपको साइंस एंड टेक पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और इच्छा और बढ़ेगी अगर, तो हम लोग ग्रामीण प्रवेश भी देख लेंगे, ज़्यादा है नहीं तो ग्रामीण प्रवेश भी हम लोग देख लेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो, यही वीडियो हम लोग माध्यम से अब देखते हैं कि कितना प्यार आप लोग इस वीडियो पे दिखाते हैं, अपने भाई को कितना सपोर्ट करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।